वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि कैसे बिना डरे मैं किसी भी फैन क्लब को टारगेट कर देता हूं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि मेरे चैनल को मास रिपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से मेरे चैनल की रीच रोक दी जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट वीडियो जिसमें मैंने अर्जुन रामपाल के डार्क लव लाइफ को एक्सपोज करा है, जिसमें मैंने ये बताया है कि उन्होंने कैसे और किसके साथ अपनी वाइफ को चीट करा है, साथ ही उनका क्या डार्क सीक्रेट रहा है, ऐसी वीडियो अर्जुन रामपाल से रिलेटेड आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। तो प्लीज आप उस वीडियो को जाकर देखो। पता नहीं क्यों यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा उस वीडियो को। आप प्लीज उसे जाकर देखो और वीडियो को हाइप जरूर कर देना और इस वीडियो को भी हाइप कर देना। थैंक यू। अब वीडियो शुरू करते हैं। मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था कि तभी मेरे सामने राज शमानी का पॉडकास्ट का एक क्लिप आया जो जाह्नवी कपूर के साथ था। उस एक क्लिप ने लिटरली पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पोल खोल दी। ये बता दिया कि इनकी मेंटालिटी क्या है और इनकी बातें कितनी आयरनी वाली होती हैं। जाह्नवी कपूर की लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ही यही रही है कि वो लेजेंडरी एक्ट्रेस लेट श्री देवी की बेटी है और उसके बाद अगर उनकी कोई पहचान रही है तो वो है उनकी बॉडी। ये बात काफी लोगों को प्रॉब्लमैटिक लग सकती है, मगर जिस लड़की ने काफी यंग एज में ही अपने बॉडी में सर्जरीज के थ्रू मॉडिफिकेशंस करवाने शुरू कर दिए हों, उसे अच्छे से पता है कि उनके पास ऑफर करने को क्या है। खैर, जो क्लिप मेरी नजर में आई वो ये थी। I actually had a conversation with the PAPs a couple of days ago, and I was speaking to them about how sometimes they photograph women. And I said, ये हमारे लिए तो बुरा है ही, हमें अच्छा नहीं लगता है। It's invasive and we feel it's non-consensual. इस क्लिप में जाह्नवी ये कह रही हैं कि जब कैमरा बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स पे जूम करके उन पे फोकस करता है तब वो उन्हें अजीब लगता है, उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि ये बिना कंसेंट के होता है। अब यहाँ तक बात सुन के सबको ये लगेगा कि ये तो वैलिड पॉइंट है, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसकी फोटोज बिना कंसेंट के इस तरह यूज हो, लेकिन ट्विस्ट यहीं से स्टार्ट होता है। आगे वो खुद एग्जाम्पल देती है कि उन्होंने एक सॉन्ग किया था भीगी साड़ी नाम का। I did a song called Bhigi Sari where I'm in a wet sari and like I'm dancing pretty sensually. I think if someone looked at that and said, I'm not attracted to this chick, I would feel maybe offended. But that's very different from sexualizing someone, especially without their consent. कुल मिला के जाह्नवी का ये कहना है कि जब वो खुद से खुद को सेक्सुअलाइज करें, जब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें सेक्सुअलाइज करें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जैसे ही पैप्स उनके अलग अलग फोटोज ले लें जो थोड़े सेंसुअल हों तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। अब बस यहीं पे उनकी बातें इलॉजिकल हो जाती हैं। एक साइड पे आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने इंटेंशनली एक सेंसुअल सॉन्ग किया जिसका पर्पस है कि लोग आपको उस वे में देखें, एंगेज करें, और अगर वो रिएक्शन नहीं मिलता तो आप ऑफेंड फील करती हो। दूसरी साइड पे जब वही अटेंशन रियल लाइफ में मिलता है पेपराजी के थ्रू तो वो नॉन कंसेंशुअल और प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इंडस्ट्री में कुछ भी ऐसे नहीं हो जाता। जब जाह्नवी कपूर जैसे एक्टर्स किसी सॉन्ग में वेट साड़ी पहनकर परफॉर्म करते हैं, स्लो मोशन शॉट्स होते हैं, क्लोजअप एंगल्स होते हैं और एक्सप्रेशंस भी डेलिबरेटली सेंसुअल दिए जाते हैं, तो वो सब एक प्रॉपर प्लानिंग का पार्ट होता है। डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, स्टाइलिस्ट का सिर्फ एक ही गोल होता है कि जैसे भी करके ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब हो, लोग एंगेज करें और वो विजुअल्स उनके दिमाग में चिपक जाए। अब यहाँ पे एक सिंपल सवाल खड़ा होता है, अगर आप खुद इतनी केयरफुली अपनी इमेज बिल्ड कर रहे हो ताकि लोग आपको अट्रैक्टिव देखें, नोटिस करें, एंगेज करें, तो जब वही चीज रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? मतलब जब तक कंट्रोल आपके हाथ में है तब सेक्सुअलाइजेशन ठीक है, और जब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तब वो गलत हो गया। देखो, आपको अच्छे से पता है कि आप एक पब्लिक फिगर हो, ग्लैमर इंडस्ट्री में हो, यानी लोगों को आपको लेकर क्या पर्सपेक्टिव फॉर्म हो रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे फिगर हो जिसका पूरा जीवन ही लोगों की वजह से है, लोगों के लिए। फिर भी वो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि लोग उन्हें एग्जैक्टली वैसा ही देखें जैसा वो खुद को दिखाना चाहती हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और फिर वो एक और पॉइंट भी उठाती हैं कि ये सब उनकी प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट करता है, कि अगर उनकी ऐसी इमेजेस सर्कुलेट होती हैं तो ऑडियंस उनके कैरेक्टर के बारे में एक अलग ही परसेप्शन बना लेती है। फिल्म मेकर्स उन्हें उस हिसाब से जज करते हैं और फिर उन्हें रोल्स मिलने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको पता है कि आपकी इमेज का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपके करियर पे, तो फिर आप खुद उस इमेज को बिल्ड क्यों कर रहे हो? आप खुद बोल्ड सॉन्ग्स, रिवीलिंग आउटफिट्स, सेंसुअल आइटम सॉन्ग्स में परफॉर्म करना चूज करते हो और फिर बोलते हो लोग उस बेसिस पर जज कर रहे हैं, लोग परसेप्शन बना रहे हैं। ये थोड़ा ऐसा नहीं हो गया कि पहले आप खुद आग लगाओ और फिर सब जल जाएं तो कहो कि अरे ये सब जल कैसे गए? जली आपकी एक्शन की वजह से, वो आपके एक्शन का रिएक्शन था। ठीक वैसे ही जब आप खुद को मार्केट में जैसा प्रेजेंट कर रही हो तो लोग आपको उसी तरह देखेंगे ना जैसा आप खुद को दिखाना चाहती हो। और फिर आपने ये भी कहा कि लोग अगर आपको उस नजर से ना देखें तो आपको बुरा भी लगता है। ये सब कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। और हाँ, ये भी बोलना जरूरी है कि डिसरिस्पेक्ट और
हरासमेंट कभी जस्टिफाई नहीं होता। कोई भी इंसान लाइन क्रॉस करे वो गलत है। जैसे जानवी ने यह भी बताया कि कैसे उनकी इमेज एआई का यूज करके कौन साइट्स पे भी दिखी है और ये उनके साथ बहुत ज्यादा होता है। तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया और ये हुआ प्रॉब्लमेटिक। इन सब से किसी भी एक्टर के दिमाग पर असर पड़ सकता है और सिर्फ जानवी ही नहीं है, कितनी सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी डीप फेक वीडियोस वायरल होती हैं, जो प्रॉपर कॉर्न वीडियोस होती हैं और ये तो सरासर क्राइम है। लेकिन यहाँ बात कुछ और है। बात यह है कि अगर आपको सेक्सुअलाइजेशन से जेन्युइनली प्रॉब्लम है तो आपको वो प्रॉब्लम हर जगह होनी चाहिए, सिर्फ तब नहीं जब आपके कंट्रोल के बाहर हो। और जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको पैसे देकर आपसे जो मर्जी करवाना चाहे तो आप कर दो। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप पब्लिक परसेप्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक इमेज क्रिएट करते हो और उस इमेज को लोग किस किस तरीके से देखेंगे वो उन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पब्लिक इमेज ऑलरेडी सेंसुअलनेस पे बेस्ड है तो लोग आपको उसी लेंस से देखेंगे। ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, ये तो नेचुरल है। अब पेपराजी की बात करें तो हाँ, कभी कभी वो लाइन क्रॉस कर देते हैं, वो गलत है और उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी रियलिटी है कि पेपराजी एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि डिमांड है। सेलिब्रिटीज चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें, उनका लाइफस्टाइल, उनका लुक, उनका डेली लाइफ। और जब कोई सेलिब्रिटी अपनी इमेज को इतना हाईलाइट करता है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा कैप्चर होगा। ये पूरा इकोसिस्टम डिमांड और सप्लाई पे चलता है। किसे नहीं पता कि पैप्स पेड ही होते हैं ज्यादातर। सबको पता है कि एक्टर्स पैप्स को फोन करके बुलाते हैं ताकि वो कैप्चर हो सके और फिर उन पैप्स के मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स वाले पेज पे वो क्लिप कट कर डल सके। जिसका प्राइम एग्जांपल उर्फी जावेद है। उन्हें जो कुछ भी मिला उसमें पैप्स का कितना बड़ा रोल है। आपको पता भी है कि उर्फी अजीब ड्रेसेस पहनने से पहले एक एक्ट्रेस थी जो सीरियल्स वगैरह में काम कर चुकी हैं। मगर लाखों एक्ट्रेसेस की तरह गायब होने की जगह उन्होंने पैप्स का यूज करके फेम और पैसे कमाने का सोचा और आज देख लो वो कहाँ है। पैप्स के सामने आप जैसा ड्रेस होकर आओगी, पैप्स तो उसी में आपकी फोटो लेंगे ना। अब ये थोड़ी बोल देंगे कि जानवी ने आज छोटे कपड़े पहने हैं जिस वजह से वीडियो थोड़ी सेंसुअल बनेगी तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे एक और एंगल आता है जो काफी लोग नोटिस करते हैं, वो है बेनिफिट का। एक साइड पे आप अपनी सेंसुअलनेस से फेम ले रहे हो, ब्रांड डील्स ले रहे हो, अटेंशन ले रहे हो। दूसरी साइड पे जब वही अटेंशन अनकंट्रोल्ड फॉर्म में आता है, जैसे कैंडिड पेपराजी शॉट्स, लोगों के दिमाग में 100 तरह की बातें चलना आपको लेकर, तो आप उससे डिस्टेंस करना चाहते हो। तो ऐसे नहीं चलता। अगर आपको उस इमेज का बेनिफिट मिल रहा है तो उस इमेज के बेनिफिट के साथ साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे जो आपको ही मिलेंगे। बात ये नहीं है कि आप बोल्ड रूल्स ना करो, आपकी बॉडी आपकी मर्जी। आज के टाइम में बोल्ड रूल्स भी नॉर्मल हो चुके हैं। प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब आप अपनी चॉइसेस को फुल्ली ओन नहीं करते। एक तरफ आप वो इमेज क्रिएट करते हो और दूसरी तरफ उस इमेज के कॉन्सिक्वेंसेस से भागना चाहते हो। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि सेक्सुअलाइजेशन प्रॉब्लमैटिक है तो वो हर सिचुएशन में प्रॉब्लमैटिक होना चाहिए, सिर्फ तब नहीं जब आपके कंट्रोल से बाहर हो। और अगर आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री का पार्ट है और आप उस सिस्टम का हिस्सा हो तो फिर ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोग आपको उस नजर से देखेंगे। ऐसी एक्ट्रेसेस में ये मेंटालिटी बड़ी कॉमन होती है। एक और एग्जांपल देता हूं और वो है नोरा फतेही। नोरा ने भी इस बारे में बात करते हुए कहा था कि मीडिया वाले उनके बॉडी पार्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनके बट शॉट्स लेते हैं, कुल मिला के उन्हें ऑब्जेक्टिफिकेशन का सामना करना पड़ता है। इमेजिन नोरा फतेही ये कह रही है जिसका पूरा करियर ही खुद को ऑब्जेक्टिफाई करके बना हो। हालांकि नोरा को लगता है कि उनके सॉन्ग्स आइटम सॉन्ग्स नहीं होते। उनके लिए ये सिर्फ परफॉर्मेंसेस बेस्ड सॉन्ग्स हैं जहां वो चैलेंजिंग कोरियोग्राफी करती हैं और अपने डांस के थ्रू ऑडियंस को इंस्पायर करना चाहती हैं। उनका मानना है कि उनके गाने लोगों को डांस सीखने और परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करते हैं। उनके लिए आइटम सॉन्ग सिर्फ वो होती है जब आप किसी गाने में सिर्फ खड़े होकर अपने बॉडी पार्ट्स को हाईलाइट कर रहे हो बिना किसी रियल परफॉर्मेंस के और कैमरा को वल्गर तरीके से सेड्यूस कर रहे हो। वही मोमेंट होता है जहां से ऑब्जेक्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। नोरा ने एक बार यह भी कहा था कि जब आप एक ऐसी सॉन्ग करते हो जहां आपके चारों तरफ आदमी होते हैं और आप वहां बस खड़ी होती हो, वहां प्रॉब्लम होती है। साकी साकी, कमरिया, सर के चुनर जैसे सॉन्ग्स पता नहीं क्या थे। फिर प्रॉब्लम यही है इन सेलिब्रिटीज की, जो मन में आए वो बोल देते हैं बिना ये देखे कि इनके एक्शंस और बातें कितने ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। मुस्कान करिया का एग्जाम्पल लेते हैं। मुस्कान का कंटेंट ले लो और एक मामूली स्केच आर्टिस्ट को ले लो, लोग किसे वल्गर तरीके से देखेंगे? ऑब्वियसली मुस्कान को। क्यों? क्योंकि मुस्कान खुद को वैसा सेल कर रही है। सोशल मीडिया एक मार्केट है जहां खुद इंसान फेम और पैसे के बदले अपने आप को सेल करता है। मुस्कान करिया महीने का लाखों कमा रही है। क्यों? क्योंकि उसका वल्गर कंटेंट है। वहीं कोई लड़की हो, एक मामूली डांसर है जो मुस्कान करिया का 10% तक नहीं कमा रही। अब इमेजिन करो रियल लाइफ में ऑब्जेक्टिफिकेशन और वल्गैरिटी का सामना करने के चांसेस किसके ज्यादा हैं? ऑब्वियसली मुस्कान के। और फिर मुस्कान को वही वल्गैरिटी रियल लाइफ में भी फेस करना पड़े और तब मुस्कान आके ये कहने लगे कि लोग मुझे वल्गैरिटी से जोड़ के ना देखें, मैं तो एंटरटेनर हूँ। मुझे इन चीजों से बहुत प्रॉब्लम होती है जब लोग मुझे वल्गैरिटी से जोड़कर देखते हैं। तो क्या ये सही साउंड करेगा?
नहीं ना, क्योंकि उसी वल्गैरिटी का यूज करके आप अब तक फेम और पैसा कमा रही थी। जब तक वो आपके लिए बेनिफिशियल थी तब तक सब कुछ चंगा था, और जब वो आपके लिए बैकफायर करने लगी तब आपको बुरा लगने लगा। ये तो ठीक नहीं है ना। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड, ओन योर शिट। हर समय वुमेन कार्ड और विक्टिम कार्ड की मेंटालिटी में ना रहो। जब आप कोई चीज डेलिबरेटली कर रहे हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स भी आपको ही झेलने होंगे। ऑडियंस अंधी नहीं है, आजकल सबको समझ आता है कि कौन क्या कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है और बाद में कैसे नैरेटिव चेंज किया जा रहा है। आप एक दिन बोल्ड इमेज सेल करो, नेक्स्ट डे उसी चीज पर आउटरेज दिखाओ, लोग उसे इग्नोर नहीं करेंगे। आप एक पब्लिक फिगर हो, इसका मतलब ही ये होता है कि आपकी लाइफ से प्राइवेसी खत्म। जाते जाते एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि मेरे सेकंड चैनल पे जल्द से जल्द 30,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, क्योंकि अप्रैल में ही 30,000 सब्सक्राइबर्स करने का टारगेट रखा है मैंने, और उसमें आप लोगों की बहुत हेल्प चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पे एक से बढ़कर एक ब्लंट ओपिनियन वाले वीडियोस आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो वीडियोस बहुत पसंद आएंगी, तो प्लीज उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। इस वीडियो और लास्ट वीडियो को हाइप करना मत भूलना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन यू नो व्हाट टू डू। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।